हेलो एवरीवन। रॉक इंजीनियरिंग में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स पढ़ रहे थे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स में हमने रॉक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि यूसीएस टेस्ट के थ्रू हमने फाइंड आउट की थी। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने ब्राजीलियन टेस्ट को परफॉर्म करके उस रॉक मास की टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट की थी। अगला आज का टॉपिक है हमारा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रॉक। रॉक की जो शेयर स्ट्रेंथ होती है, ओके, इसको हम ट्राई एक्शियल टेस्ट और डायरेक्ट शेयर टेस्ट परफॉर्म करके फाइंड आउट करेंगे। ट्राई टेस्टिंग में सिलेंड्रिकल को हम कन्फाइनिंग प्रेशर में पुट किया जाता है। ओके, मतलब हमारा कोई स्पेसिमन है, इस स्पेसिमन पे हम कन्फाइनिंग प्रेशर लगा के डेविएटोरिक स्ट्रेस पे इसको शेयर प्लेन के अलोंग फेल कराते हैं। इस तरह का जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ये हमारा ट्राई टेस्ट में परफॉर्म किया जाता है। In triaxial testing, the cylindrical rock specimens are conducted by applying what confining pressures to a desired value. An axially loaded specimen in compression testing machines still failure. मतलब सबसे पहले हम उस पर क्या करेंगे, कन्फाइनिंग प्रेशर लगाएंगे। इस कन्फाइनिंग प्रेशर के बाद हम उस पर एक्सियल लोड लगाते जाएंगे। इस एक्सियल लोड को हम डेविएटोरिक स्ट्रेस कहते हैं और डेविएटोरिक लोडिंग कहते हैं। और कब तक लगाएंगे, जब हमारा ये स्पेसिमन शेयर प्लेन के अलोंग फेल ना कर जाए। Okay, the axial load and the confining pressures are increased simultaneously and such a way that to maintain hydrostatic condition until the predetermined test level for the confining pressure is reached. Okay, मतलब हमारे predetermined confining pressure तक हम confining pressure और deviatoric stresses को साथ साथ में increase करते जाएंगे। ठीक है, subsequently the confining pressure has to be maintained. उसके बाद हम कन्फाइनिंग प्रेशर को मेंटेन करेंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे, डेविएटोरिक स्ट्रेसेस है उसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे। ओके, और फिर हम स्ट्रक्चर इस एलिमेंट या स्पेसिमेन को फेल कराएंगे और फेल करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी उससे हम शेयर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे। शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए इस फेलियर पे हम सी और फाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सी की फाई की वैल्यू फाइंड आउट करके हम ओ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हुक सेल ट्राइएक्सियल टेस्टिंग है। ये हमारा स्पेसिमन है जिसका डायर डी है और इसकी हाइट एच है। इसको हम एक मेम्ब्रेन के अंदर पुट करते हैं। इसे पुट करने के बाद इसके अराउंड ऑयल से या वाटर से हम हाइड्रोस्टेटिक कन्फाइनिंग लोडिंग लगाते हैं। राइट, कब तक लगाएंगे, जब तक हमारी डिजायर्ड कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस को हम अचीव कर लेते हैं। फिर इसको हम इसके अंदर पुट करते हैं और इस पाइपलाइन के थ्रू हम हाइड्रोलिक लोडिंग इसमें लगाएंगे। और हाइड्रोलिक लोडिंग के बाद जब इसका कंफाइनिंग स्ट्रेस, डिजायरेबल कंफाइनिंग स्ट्रेस सिग्मा सी हम अचीव कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर डेविएटोरिक स्ट्रेसेस लगाए जाते हैं। ओके, डेविएटोरिक स्ट्रेसेस को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। कब तक, जब तक हमारा स्पेसिमन शेयर में फेल ना कर जाए। तो ये हमारा हाइड्रोलिक पंप और कंफाइनिंग प्रेशर, इसमें से हम प्रेशर को मेजर करते हैं, जितना डिजायरेबल होता है उसको लाके उसे हम फिर मेंटेन करते हैं। ओके, ये हमारा ट्राइएक्सियल टेस्ट ऑपरेटर्स हो गए। यहाँ पे हम स्पेसिमन को इस सैंपल इस इक्विपमेंट में पुट करेंगे। यहाँ से हम कन्फाइनिंग प्रेशर लगाएंगे। इसमें कन्फाइनिंग प्रेशर डिजायर्ड हमारा अचीव हो जाता है, उसके बाद हम डेविएटोरिक स्ट्रेसेस इंक्रीज करते जाएंगे इस मशीन से। ग्रेजुअली लोड इंक्रीज करने से ये स्पेसिमन क्या है, फेल करेगा और यही हमारी डेविएटोरिक स्ट्रेस सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू आ जाएगी। इसे ही हम कर्व में प्लॉट करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। ओके, तो इससे हमारे पास सी एन फाइव की वैल्यू आएगी और सी एन फाइव की वैल्यू जो होती है, ये स्पेसिमन की रॉक की एट जॉइंट कोहेजन होता है और ये उसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ओके, फाइव की वैल्यू फिर हमें इस कर्व में प्लॉट करते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 क्या शो करता है, हमारा डेविएटोरिक स्ट्रेस। करस्पॉन्डिंग एक्सियल स्ट्रेन कितनी आ रही है, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय एच। इसको हम पुट करते हैं तो हमारा जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके, अब कह रहा है कि अगर हम ये जो कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस है, मतलब सिग्मा 3 की जो वैल्यू है उसको अगर इंक्रीज कर देते हैं, ओके, तो हमारा जो डेविएटोरिक स्ट्रेस की जो वैल्यू मिलेगी वो भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करती जाएगी, मतलब हमें हायर पीक्स मिलेंगे। राइट, देन फर्दर हम कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस सिग्मा 3 की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं। ओके, फर्दर इंक्रीज की कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस की, हमें हायर डेविएटोरिक स्ट्रेस पे ये स्ट्रक्चर फेल करेगा।
ओके, इस तरह से हम एक कंक्लूजन ला सकते हैं कि द ट्राइएक्सियल टेस्ट इज कैरिड आउट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट shear स्ट्रेंथ पैरामीटर। shear स्ट्रेंथ पैरामीटर हमारे क्या होता है, कोहेजन एंड फाई फ्रिक्शन एंगल। ओके, फॉर डिसकंटिन्यूटी ऑफ द रॉक स्पेसिमेन, सी और फाई कहाँ के, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द रॉक स्पेसिमेन विद इफेक्ट ऑफ कंफाइनिंग प्रेशर। ठीक है ना। ट्राइएक्सियल टेस्ट से हमारी जो shear स्ट्रेंथ आती है उसका एक एडवांटेज होता है कि हमारी जो रॉक मास होती है उस सैंपल की हम जब सैंपलिंग की जब shear स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं तो हम यहाँ पे कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस जो एक्चुअल इन सिटू जो होंगे उसको कंसिडर करके नहीं चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कोड करके यहाँ का स्पेसिमेन एक कट किया, इस स्पेसिमेन पे ऑलरेडी कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस होंगे, राइट। इन कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस में अगर कोई भी मतलब स्ट्रेस इम्बैलेंस आने के कारण ये shear फेल कर रहा है, इसकी एक्चुअल स्टडी हम तभी कर सकते हैं जब हम लेबोरेटरी में भी उससे ऊपर कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस लगा के इसके सराउंडिंग स्ट्रेसेस के बराबर ले आए और देन हम फर्दर लोड इंक्रीज करके इस स्पेसिमेन को फेल कराए, तो हमारी ग्राउंड रियलिटी को ये मैच कर सकता है, राइट। इसीलिए हम रेगुलेटरी कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस या फिर shear स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए मोस्ट फेवरेबल हमारा क्या होता है, ट्राइएक्सियल टेस्ट होता है। ओके, हम जो स्पेसिमेन जो यूज करते हैं वो कौन सा, हुक सेल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ओके, और हाइड्रोलिक पंप में जो ऑयल यूज किया जाता है ताकि कंफाइनिंग स्ट्रेसेस को इंक्रीज करे, ये ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है और अन्य अदर लिक्विड या फ्लूइड हो सकता है। ठीक है ना। फिर हम स्ट्रेस shear स्ट्रेस मोर कूलम्ब थ्योरी को यूज करके हम जैसे टॉ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस टॉ की वैल्यू के लिए और सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेसेस के बीच में प्लॉट करेंगे। ओके, टॉ की वैल्यू हमारे क्या होती है मोर सर्कल में, जैसे हमारा ये मोर सर्कल है इसमें ये जो उसकी वैल्यू होती है ये सिग्मा 1 हो गया और ये सिग्मा 3 हो गया, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, टॉ हो जाएगी। वेरियस सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू, सिग्मा 3 तो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, सिग्मा 3 कांस्टेंट रहेगा। सिग्मा 1 की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास shear का कर्व इस तरह से मिलता जाएगा, राइट। यहाँ पे इस सिग्मा 1 पे ये स्पेसिमेन हमारा क्या हो गया, फेल कर गया, तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी। फिर सिग्मा 3 को हमने इंक्रीज किया सेकेंड स्पेसिमेन पे, राइट। सिग्मा 3 अब हमारा यहाँ पे कहीं है और हम अब सिग्मा 1 की वैल्यू करस्पॉन्डिंग इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा जो कर्व मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, राइट। और ये स्पेसिमेन माना कि यहाँ पे कहीं लोडिंग के कारण फेल हो रहे हैं। इस तरह से हम पांच स्पेसिमेन को स्टडी करके एक स्लोप क्रिएट करेंगे, राइट। इस स्लोप का ये जो पोर्शन होता है ये हमारा कोहेजन शो करता है और इसका जो स्लोप फाई होता है ये हमारी shear पैरामीटर को शो करेगा। ओके, इससे हम सी और फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो shear स्ट्रेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, टॉ इज इक्वल हो जाएगा सी प्लस सिग्मा टेन फाई। ओके, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या रहेगी, इस करस्पॉन्डिंग shear की वैल्यू जो होती है, जैसे यहाँ पे हमारा shear फेलियर होता है, इस shear की करस्पॉन्डिंग जो सिग्मा की वैल्यू आएगी वो हम यूज करेंगे। ओके, इससे हम shear स्ट्रेंथ ट्राइएक्सियल टेस्ट को परफॉर्म करके फाइंड आउट कर सकते हैं। shear स्ट्रेंथ अगर हम डायरेक्ट shear टेस्ट परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी में तो shear रेजिस्टेंस ऑफ द रॉक, अगला हमारा टेस्ट है डायरेक्ट shear टेस्ट। डायरेक्ट shear टेस्ट में क्या होता है कि हमारी जो रॉक की जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो हमें ऑलरेडी पता है। जैसे हमारा ये कोई सैंपल है, ये सैंपल इस जोन के अलाउंग फेल कर रहे हैं, तो हम इस रॉक को कुछ इस तरह से ब्लॉक्स में पुट करते हैं। तो एक shear फोर्स यहाँ पे लगाया जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स, और एक फोर्स यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, ओके, ताकि ये इस जोन के अलाउंग shear फेलियर करें। तो ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट shear फेलियर कहलाता है। द shear रेजिस्टेंस ऑफ रॉक is a result of friction and interlocking of what particle and possibility of the cementation and bond of the particle contacts. Due to interlocking, particulate materials may expand and contract in volume subjected to shear strain. Okay, due to shearing, rock may be expand its volume. क्यों होता है, जैसे हमारा रॉक कुछ इस तरह से है इस फेलियर जोन के अलोंग, ओके, और जो दूसरा रॉक है वो इसके अंदर ऐसे इंटरलॉक है।
राइट। जब इसके ऊपर shear फोर्स लगेगा, राइट, इसके ऊपर जब shear फोर्स लगेगा तो उसके कारण ये रॉक किस तरह से डायलेट हो जाएगी, ये रॉक कुछ इस तरह से डायलेट हो जाएगी। हमारा रॉक का जो डिसकंटिन्यूटीज है कुछ इस तरह से दे रखी है और वो कुछ इस पोजीशन पे आ जाएगी। ओके, इससे क्या होगा कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा शेयर रेजिस्टेंस। फिर फर्दर इंक्रीज करेंगे तो वापस ये डिसकंटिन्यूटी इस ग्रूव्स के अंदर आ जाएगी और ये वापस अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे। इस तरह से इस शेयर में डायलेशन होता रहता है। ओके, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप लेवल ऑफ व्हेन द मटेरियल स्टॉप एक्सपांडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। जब शेयर फोर्स इतना ज्यादा लगा देंगे, मतलब यहाँ पे जो लेटरल टेंजेंशियल फोर्स इतना ज्यादा रहेगा कि वो यहाँ पे मोबिलाइज हो जाए, मतलब यहाँ पे जो डायलेशन हो रहे हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो ना हो जाए, मतलब यहाँ पे ये इस जोन पे फेल हो जाए, तो वहां पे ही हमारी क्या शेयर स्ट्रेंथ आ जाती है। ओके, उसी जगह पे हम शेयर स्ट्रेंथ आ जाती है। द वॉल्यूम चेंज बिहेवियर इंटर पार्टिकुलर फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल and intergranular contact forces. Okay. Somewhat the lesser extent, other factors such as the rate of shearing, direction of shear stresses also depends. इनके ऊपर भी कभी कभार ये डिपेंड करती है। ओके, तो हम shear टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारा कोई स्पेसिमन है, राइट, इस डिसकंटिन्यूटी के अलाउंग इन पी फोर्सेस के कारण ये क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। हम पी फोर्स लगा रहे हैं, इस पी फोर्स के कारण इसमें एक टेंजेंशियल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे इस फाई के अलाउंग, जैसे कि यहाँ पे इसका एंगल कितना है, थीटा है, राइट, इस पी फोर्स के लिए एंगल थीटा है, तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा, पी साइन थीटा, और टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना आएगा, पी कॉस थीटा, राइट। शेयर स्ट्रेस कितना आएगा, इस शेयर प्लेन के अलाउंग टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये एरिया, शेयर एरिया ए डैश। ओके, नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास आ जाएगा पी अपॉन ए डैश, मतलब पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए डैश, राइट। इस तरह से हम डायरेक्ट शेयर टेस्ट में शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं अलोंग शेयर प्लेन। तो हमारा कोई स्पेसिमन है ये रॉक का, राइट, इस रॉक का स्पेसिमन इस प्लेन के अलोंग हमें डिसकंटिन्यूटी दे रखी है और इस प्लेन के अलोंग हम इसको फेल करा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हम इस अपरेटस में इस स्पेसिमन को पुट करेंगे और यहाँ पे हम नॉर्मल लोड लगाएंगे और इस नॉर्मल लोड के साथ यहाँ पे एक टेंजेंशियल लोडिंग भी रहेगी। इस टेंजेंशियल लोडिंग के कारण यह स्पेसिमन इस डायरेक्शन में इस तरह से स्लाइड करेगा, राइट। इसी स्लाइडिंग के कारण ये स्पेसिमन यहाँ पे इस जोन के अलावा शेयर में फेल कर जाएगा। ये हमारा स्केमिक व्यू है, स्केमेटिक व्यू है ऑफ द रॉक ब्लॉक एनकैप्सुलेटिंग, मतलब इस कैप्सूल में इसको पुट कर दिया है इन डायरेक्ट शेयर बॉक्स। ये हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट शेयर बॉक्स। ओके, इस तरह से हम अप्लाइड लोड के कारण इसे फेल करा रहे हैं। ये हमारा डायग्रामेटिक व्यू है। हम यहाँ पे स्पेसिमन पे लोड ग्रेजुअल इंक्रीज करते हैं, इस लोडिंग के कारण यहाँ पे ये लोड क्या है, नॉर्मल स्ट्रेसेस की क्रिएट करते हैं, उसे ही के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेसेस भी क्रिएट होगा। ओके, तो ये स्पेसिमन इस डायरेक्शन में मूव कराएगा और यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन में मूव कराने से ये क्या हो जाएगा, शेयर लोड में फेल कर जाएगा। ओके, ये हमारा शेयर टेस्ट, डायरेक्ट शेयर टेस्ट ऑपरेटर्स होता है। यहाँ पे हम लोडिंग इंक्रीज करते हैं ताकि इससे हमारे यहाँ पे नॉर्मल लोड आए और यहाँ पे हम इस हाइड्रोलिक पंप के थ्रू हम क्या करते हैं कि शेयर फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में। ओके, तो हमारे किसी भी स्पेसिमन पे नॉर्मल लोड लगेगा, नॉर्मल लोड लगेगा पी, उसके करस्पॉन्डिंग इसमें क्या आएगी, यू इंटू पी की शेयर स्ट्रेंथ आएगी, राइट। इस शेयर स्ट्रेंथ के अलोंग हमें फेल कराना था। यहाँ पे जो है ये हम टी की वैल्यू जो लगाते हैं, इस टी की वैल्यू जो है शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, एफ। तो हमारा ये इस ब्लॉक इस पॉइंट के अलोंग या इस सरफेस के अलोंग क्या होगा, फेल कर जाएगा। तो यही हम मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो करते हैं। लोडिंग इंक्रीज करते हैं, इससे हमारा नॉर्मल लोड एन इंक्रीज रहता है और हाइड्रोलिक पंप से हम शेयर फोर्स इंक्रीज करते हैं और इस स्पेसिमन को इस डिसकंटिन्यूटी के अलाउंग या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम फेल कर देते हैं। ओके,
तो हमारा शेयर स्ट्रेस के और शेयर स्ट्रेंथ के बीच में जो रिलेशन आता है वो किस तरह से आता है? जनरली नॉर्मल लोड हमारा P है या N1 है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो शेयर स्ट्रेस का कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। अगर हमारा नॉर्मल लोड इंक्रीज करके N2 कर दिया, नॉर्मल लोड इंक्रीज करने से क्या होगा कि उसका जो शेयर स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे P लोड 1 लगाया है, उसके कारण यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ कितनी जनरेट हुई? म्यू इंटू P1। ओके, जब हमने P2 लगाया, P2 इज व्हाट ग्रेटर देन P1 है, तो ये ब्लॉक इस सरफेस के अलोंग इसकी शेयर स्ट्रेंथ कितनी आएगी? म्यू इंटू P2। अब म्यू इंटू P2 जो शेयर स्ट्रेंथ होगी वो करस्पॉन्डिंग म्यू इंटू P1 से ऑब्वियसली क्या होगी? ज्यादा रहेगी। ओके, तो जैसे जैसे हम नॉर्मल स्ट्रेसेस इंक्रीज करते हैं तो पीक शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो आएगी वो भी हमारी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज करती जाएगी, और हमारा पीक शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी क्या आएगी? बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हम डायरेक्ट शेयर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ओके गाइस, ये हो गया हमारा शेयर स्ट्रेंथ। यहाँ पे हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक फिनिश होता है। ओके, शेयर स्ट्रेंथ में हमने डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट, कंप्रेशन में हमने यूसीएस टेस्ट, और टेंशन में हमने ब्राजीलियन टेस्ट और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक फाइंड आउट करने के लिए परफॉर्म किए हैं, या फिर इसके बारे में स्टडी की है। ओके, इसी के साथ हमारी सेकेंड यूनिट जो है वो फिनिश होती है। ओके, और अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।